अपने कामों में व्यस्त श्वेता अपने ससुराल में है। उसका ससुराल उसके मायके से दूर है, इसलिए साल में एक दो बार ही जाना होता है। इसलिए ज़्यादातर उसकी बात माँ से फ़ोन पर ही होती है। माँ से सुख दुख की बातें कर लिया करती थी। एक दिन अचानक श्वेता की माँ का फ़ोन आता है। हेलो, कौन कौन बोल रहा है? हेलो कौन? कान पर फ़ोन लगाकर श्वेता बार बार चिल्ला रही थी, लेकिन सामने से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। और फिर अचानक ही सामने से सिसकने की आवाज़ आने लगी, जिसे सुनकर श्वेता थोड़ी घबरा गई और उसने दोबारा से फ़ोन पर पूछा कि कौन बोल रहा है। इस बार उसने सिसकती हुई आवाज़ को पहचानने की कोशिश की तो उसे पता चला कि शायद यह आवाज़ उसकी जानी पहचानी सी आवाज़ है। यह आवाज़ किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ की थी। श्वेता ने जब अपनी माँ की आवाज़ पहचानी तो वह और घबरा गई और बोली, माँ बताइए, माँ क्या हुआ है? जैसे ही श्वेता ने अपनी माँ को पुकारा, वैसे ही फ़ोन पर उसकी माँ रोने लगी। सिसकते हुए बस रोए जा रही थी। उनके मुंह से ढंग से आवाज़ भी नहीं निकल रही थी। अपनी माँ को यूं रोता देख श्वेता ने पूछा कि माँ मुझे बात बताओ कि आखिर हुआ क्या है और आप इस तरह से क्यों रो रही हो? तब श्वेता की माँ ने उसे बस इतना कहा कि बेटा तू घर आ जा, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, बस एक बार आकर मुझसे मिल ले। जब उसकी माँ ने यह सब कहा तो श्वेता ने अपनी माँ को ढांढस बंधाते हुए कहा कि माँ तुम परेशान मत हो, मैं कल सुबह ही तुमसे मिलने के लिए आ रही हूँ, लेकिन मुझे बात तो बताओ कि आखिर हुआ क्या है और तुम इतना क्यों रो रही हो? घर में कोई बात हुई है क्या? तब श्वेता की माँ ने श्वेता से कहा, नहीं बेटा, कोई बात नहीं हुई है, बस तू एक बार घर आ, उसके बाद ही मैं तुझसे कुछ बता पाऊंगी। वह इतना ज़्यादा रो रही थी कि वह ज़्यादा कुछ कह नहीं पा रही थी। श्वेता ने अपनी माँ को पहली बार इतना रोते हुए देखा तो वह भी बहुत परेशान हो गई, क्योंकि अब रात हो चुकी थी और वह अपनी माँ से बहुत दूर भी थी, क्योंकि श्वेता की ससुराल उसके मायके से काफ़ी दूर थी। इसलिए श्वेता ने अपनी माँ को कहा कि वह सुबह तक वहाँ पहुँच जाएगी, लेकिन श्वेता की माँ की जो हालत थी उसे सोच सोच कर उसका दिमाग फटा जा रहा था। वह सोच रही थी कि बस किसी भी तरह से कितनी भी जल्दी संभव हो वह अपनी माँ तक पहुँच जाए और जाकर अपनी माँ से बात करे। लेकिन फिर वह सोचने लगी कि अचानक ऐसा क्या हो गया जो माँ इतना रो रही थी। पहले तो ऐसा कभी नहीं हुआ। पहले भी माँ जब परेशान हुआ करती थी तो मुझसे बात कर लिया करती थी, लेकिन ऐसा तो आज पहली बार हुआ है कि माँ इतनी बुरी तरह से बस रोई ही जा रही है और मुझे जल्द से जल्द अपने पास बुला रही है। सब कुछ ठीक तो है ना? क्या बात है? इन विचारों में डूबी हुई श्वेता का ध्यान बस इन बातों में ही लगा हुआ था। ईशान ने उसे जोर से आवाज़ लगाई। ईशान उसे बहुत देर से बुला रहा था, लेकिन श्वेता का ध्यान तो कहीं और ही था। और जब ईशान के कई बार बुलाने पर भी श्वेता ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो ईशान श्वेता के पास आकर जोर से चिल्लाया, जिससे श्वेता का ध्यान टूटा तो वह हड़बड़ा गई और ईशान को इतना तेज चिल्लाते देखा तो हड़बड़ाती हुई श्वेता उससे पूछने लगी, क्या हुआ ईशान, आप इतना तेज क्यों चिल्ला रहे हैं? कुछ हुआ है क्या? तब ईशान ने श्वेता से कहा, क्या हुआ? कितनी देर से मैं तुम्हें आवाज़ लगा रहा हूँ और तुम हो कि पता नहीं किस सोच में डूबी हुई हो। आखिर किस चीज़ के बारे में सोच रही थी जो तुम्हें इतना ही होश नहीं है कि घर में क्या हो रहा है क्या नहीं?
घर में तुम्हारे अलावा छोटे छोटे बच्चे भी हैं और वह खेल रहे हैं और तुम हो कि पता नहीं किस सोच में डूबी हुई हो। बच्चों पर जरा भी ध्यान नहीं है तुम्हारा। अभी अगर मैं वक्त से नहीं आता तो बिट्टी अपने ऊपर अलमारी गिरा लेती और खामखा से चोट लग जाती। आखिर ऐसी कौन सी परेशानी आ गई जो तुम बच्चों पर ध्यान भी नहीं दे रही हो। जब ईशान इतनी तेज से चिल्लाया तो श्वेता की आंखें भर आईं। श्वेता को यूं उदास देखकर ईशान बोला, आखिर क्या हुआ है श्वेता, तुम इतनी परेशान क्यों हो। ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ कि तुम्हें बच्चों का ध्यान ना हो, फिर आज किस सोच में डूबी हो, बताओ मुझे। तब ईशान ने श्वेता से थोड़ा प्यार से पूछा तो श्वेता ईशान के गले लगकर जोर जोर से रोने लगी और उसकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ईशान ने पहली बार श्वेता को इतना दुखी देखा। अब ईशान भी थोड़ा घबरा गया और वह बोला, श्वेता चुप हो जाओ और शांत होकर पहले मुझे यह बताओ कि आखिर हुआ क्या है। ईशान ने श्वेता को जैसे तैसे शांत कराया। तब श्वेता ने उसे बताया कि आज उसकी माँ दामिनी जी का फ़ोन आया था और फ़ोन पर उसने जो कुछ भी सुना वह सभी बातें उसने ईशान को बता दी। उसने ईशान को बताया कि उसकी माँ बस उसे बार बार अपने पास बुला रही थी कि बेटा कैसे भी करके तू बस आ जा, मुझे तुझसे बात करनी है। पहली बार श्वेता ने अपनी माँ की आवाज़ में इतना दर्द महसूस किया था। अब जब ईशान ने श्वेता को इतना परेशान देखा तो वह बोला, श्वेता मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आखिर वह तुम्हें अचानक से फ़ोन करके क्यों रो रही थी। अगर उन्हें कोई परेशानी है तो तुम्हारे भैया भाभी तो वहाँ हैं ही ना, फिर उन्होंने तुम्हारे पास क्यों फ़ोन किया और वह भी इतना अचानक और तुम्हें तुरंत ही बुलाने लगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। श्वेता ने ईशान से कहा कि वह अपनी माँ से मिलना चाहती है। तब ईशान ने कहा कि ठीक है, हम कल सुबह ही माँ के पास चलेंगे। लेकिन जब श्वेता ने ईशान को अपने भैया भाभी के बारे में बताया तो ईशान भी चौंक गया और उसने फैसला लिया कि वह अभी अभी अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल जाएगा। उसने श्वेता से कहा कि तुम बच्चों को तैयार कर दो और तुम भी फटाफट तैयार हो जाओ। हम कुछ ही देर में तुम्हारे घर के लिए निकल रहे हैं। अगर तुम्हारे भैया भाभी का बर्ताव माँ के प्रति सही नहीं था तो तुमने इस बारे में मुझे पहले कभी कुछ क्यों नहीं बताया। तब श्वेता ने कहा कि ईशान अभी बहुत रात हो गई है और हमें पहुँचते पहुँचते बहुत समय लग जाएगा। एक काम करते हैं, मैं अभी भैया को फ़ोन लगाती हूँ और उनसे कहती हूँ कि मैं सुबह माँ से मिलने के लिए आ रही हूँ और साथ ही उनके लिए कुछ तोहफे भी लेकर आ रही हूँ। मुझे उन लोगों को ऐसा लालच देना होगा जिसके कारण वे लोग सुबह तक माँ को सही सलामत रखें, वरना तो मुझे उन लोगों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। ईशान कहीं वह माँ को कुछ कर न दे। मैं अपनी माँ को कुछ नहीं होने दे सकती। तब ईशान ने कहा कि वह कुछ ना कहें, बस अपने भैया भाभी को जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक अपनी बातों में उलझा कर रखें, क्योंकि यदि हम अभी के अभी भी निकलेंगे तो ऐसा ना हो कि हमारे पहुंचने तक बहुत देर हो जाए। अब तुम अपने भैया भाभी को फ़ोन लगाकर उनसे बात करती रहो और बच्चों तुम बिल्कुल शोर नहीं करना, एकदम चुप बैठे रहना। ईशान और श्वेता ने पहले प्लान बनाया जिसके अनुसार उन लोगों ने श्वेता के भाई भाभी को फ़ोन लगाया। इधर श्वेता और उसका पति श्वेता की माँ दामिनी जी से मिलने के लिए निकल चुके थे।
इधर श्वेता अपने भाई से फ़ोन पर बात करती जा रही थी। वह अपने भाई से उसके बच्चों के परिवार के हालचाल जानने लगी। श्वेता को किसी भी तरह अपने भैया भाभी को व्यस्त जो रखना था ताकि वे उसकी माँ के साथ कुछ गलत ना कर दें। श्वेता अपने भैया भाभी से बहुत देर तक फ़ोन पर बात करती रही। फिर श्वेता के भाई ने उससे कहा कि श्वेता, बहुत देर हो चुकी है, आज तुम्हें अपने भैया की इतनी याद आ रही है कि तुम्हारा फ़ोन रखने का मन ही नहीं कर रहा है। तुम मुझसे कल बात कर लेना, क्योंकि मुझे कल ऑफिस भी जाना है, इसलिए अब मैं फ़ोन रखता हूँ। जब श्वेता का भाई फ़ोन रखने लगा तो श्वेता ने उससे अपनी भाभी से बात करने के लिए कह दिया। इधर श्वेता की भाभी भी वही खड़ी हुई थी, क्योंकि उन दोनों को तो कुछ और ही करना था और श्वेता ने अपनी भाभी को बातों में उलझा लिया। अब तक वे लोग आधे से ज़्यादा सफ़र तय कर चुके थे। फिर उसकी भाभी ने भी यह कहकर फ़ोन काट दिया कि दीदी, सुबह बच्चों को स्कूल जाना होता है और अगर मैं समय से नहीं उठी तो उन्हें स्कूल भी नहीं भेज पाऊँगी। अब हम कल बात करते हैं, अब मैं फ़ोन रखती हूँ। इतना कहकर श्वेता की भाभी ने फ़ोन रख दिया। अब श्वेता सोचने लगी कि वह आखिर क्या करे। उसने तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में कॉल किया और श्वेता के पति ईशान ने अपनी गाड़ी को 2 गुनी स्पीड में चला दिया। श्वेता पुलिस वालों को अपने साथ लेकर अपने घर जा पहुंची और अपने घर का दरवाज़ा खटखटाया। इतनी रात में आखिर कौन आया है, यह सोचकर श्वेता का भाई आकाश और उसकी भाभी हेमा दोनों ही चौंक गए। वैसे भी वे दोनों बगीचे में कुछ कर रहे थे। जब लगातार दरवाज़ा खटखटाया जा रहा तो आकाश और हेमा दोनों दरवाजे पर आए और जैसे ही उन्होंने दरवाज़ा खोला तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि सामने उनकी बहन श्वेता पुलिस वालों को अपने साथ लिए खड़ी थी। श्वेता ने बिना 1 मिनट की भी देरी किए झटपट पुलिस वालों को लेकर वह अंदर जा घुसी और अंदर जाकर उसने सब कुछ देखा, लेकिन उसे उसकी माँ कहीं नहीं मिली। उसने सभी कमरों में जाकर चेक किया, लेकिन जब उसे उसकी माँ नहीं दिखाई दी तो श्वेता ने पुलिस वालों से कहा कि सर, मेरी माँ मुझे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। आप पूछिए इनसे कि इन्होंने मेरी माँ के साथ आखिर क्या किया है। श्वेता इतना कहकर अपने भाई का गला पकड़कर उसे झकझोरने लगी और बोली, बता आकाश, मेरी माँ कहाँ है? अगर मेरी माँ को कुछ हो गया तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। बता, तूने माँ के साथ क्या किया है? इधर श्वेता अपने पति ईशान के साथ थी और उधर श्वेता के बच्चे, जो कि अभी भी बाहर ही थे। उसके चीखने की आवाज़ श्वेता को अंदर तक आई। जैसे ही श्वेता को अपने बच्चों के चिल्लाने की आवाज़ आई, वह दौड़कर बाहर की ओर भागी और जाकर देखा कि बगीचे में दामिनी जी पड़ी हैं, जिनके हाथ पैर बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठूंसा था। ऐसी हालत में वहाँ पड़ी हुई थी। उन्हें अपना बिल्कुल होश नहीं था और उन्हें देखते ही श्वेता का बेटा चिल्लाया था। श्वेता ने और पुलिस वालों ने जैसे ही उनकी ऐसी हालत देखी तो सब चौंक गए। श्वेता ने दौड़कर अपनी माँ को अपनी गोद में लिया। अपनी गोद में उनका सर रखकर श्वेता उन्हें होश में लाने की कोशिश करने लगी और लगातार वह रोए जा रही थी। अपनी माँ की ऐसी हालत उससे देखी नहीं जा रही थी। उसने अपने बच्चों को कहा कि वह गाड़ी से पानी की बोतल लेकर आए और वह पानी के छींटे मारकर अपनी माँ को होश में लाने की कोशिश करने लगी। इधर जैसे ही आकाश और हेमा दोनों ने देखा कि अब वह पकड़े जाएंगे तो उन दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें धर दबोचा
अब वे दोनों पुलिस की हिरासत में थे और श्वेता की मां को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। आकाश और हेमा को पुलिस वाले अरेस्ट करके ले गए। जब श्वेता की मां को अस्पताल में होश आया तो वह अपने सामने श्वेता को देखकर जोर जोर से रोने लगी और उन्होंने झट से श्वेता को गले लगा लिया और वे अपनी बेटी के गले लगकर जोर जोर से रोती रहीं। श्वेता भी अपनी माँ की ऐसी हालत देखकर खुद को काबू नहीं कर पाई और वह भी अपनी माँ को चुप कराती कराती खुद ही रोने लगी। थोड़ी देर बाद श्वेता ने अपनी माँ को जैसे तैसे करके शांत कराया और बोली, चुप हो जाओ माँ, अब तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हूँ ना तुम्हारे पास, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कर सकता। मेरे होते हुए तुम्हें कोई छू भी नहीं सकता। दामिनी जी के पूरे शरीर पर घाव के निशान थे। जब दामिनी जी को होश आ गया तो ईशान ने पुलिस को कॉल करके बुला लिया और पुलिस वाले वहां आ गए। अस्पताल में पहुंचने पर पुलिस वालों ने दामिनी जी से बात की। दरअसल वह पूरी बात जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था और फिर इसके साथ वह सब हुआ था। उस इंसान की गवाही की बुनियाद पर ही वे आकाश और हेमा को सजा दिला सकते थे। अब पुलिस वालों ने दामिनी जी से पूछना शुरू किया। दामिनी जी ने धीमे धीमे आवाज़ में पुलिस वालों को अपने साथ हुई सारी घटना के बारे में बताया। जब से श्वेता के पिता की मृत्यु हुई थी तब से तो उसकी भाभी हेमा के तेवर वैसे ही आसमान पर चढ़े रहते थे। पता नहीं हर समय क्यों इतना चिड़चिड़ी रहती। श्वेता की शादी तो दामिनी जी ने तभी कर दी थी जब उनके पति जिंदा थे, लेकिन जब से उनके पति का स्वर्गवास हुआ तब से दामिनी जी इस परिवार में, इस घर में बिल्कुल अकेली रह गई थी। कहने को बहू बेटे उनके साथ तो थे, लेकिन उन्हें अपनी माँ के सुख दुख से कोई मतलब नहीं था। वे तो अपनी ज़िंदगी में ही इतने व्यस्त थे कि उन्हें अपनी माँ से कोई मतलब नहीं था, क्योंकि उनके बच्चे भी इतने छोटे नहीं थे। इसलिए श्वेता की माँ भी यह बातें समझती थी कि बेटे बहू से भी कितनी उम्मीद रखें। आखिरकार उनका अपना भी परिवार है। परिवार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए दामिनी जी ने इस उम्र में भी अपने आस पड़ोस के लोगों की ज़रूरत के हिसाब से कुछ काम करने का सोचा। दामिनी जी बहुत ही कलाकार इंसान थी। वह बहुत अच्छी सिलाई किया करती थी और आजकल के ज़माने में भला किसके पास कितना समय होता है जो खुद अपने लिए कपड़े बना सकें। लेकिन शौक़ बड़ी चीज़ होती है। दामिनी जी ने लोगों की डिमांड के हिसाब से उन्हें कपड़े बनाकर देना शुरू कर दिया। दामिनी जी ने आस पड़ोस की दुकान पर जाकर बात की और वह सिलाई के कपड़े प्रेस करने लगी, जिससे 2 पैसे उन्हें भी मिल जाया करते थे और वह सोचती कि इससे कम से कम बच्चों को कुछ तो सहारा मिलेगा ही। बस यही सोचकर बेचारे हमेशा काम में लगी रहती, लेकिन फिर भी बहू का चिड़चिड़ापन कम नहीं होता। अब वह धीरे धीरे करके उम्र के साथ साथ दामिनी जी की आँखों की रोशनी भी कम हो रही थी और अब उन्हें इतना अच्छे से दिखाई नहीं देता था, इसलिए वह काम नहीं कर पाती थी। और अब सिलाई वाली महिला ने भी उन्हें कपड़े देने बंद कर दिया, क्योंकि वह सही से काम नहीं कर पा रही थी। जब उन्हें दिखाई ही नहीं देता था तो वह काम भला कैसे ही करती। अब तो बेचारी दामिनी जी अपने बेटे बहू को कोई सहारा नहीं दे पा रही थी, लेकिन क्या बुढ़ापे में भी वे अपने बच्चों को कमा कर ही देती रहती। पूरा जीवन उन्होंने जिस औलाद के लिए किया, क्या बुढ़ापे में वह औलाद उन्हें बिठाकर 2 रोटी नहीं खिला सकती। अब दामिनी जी जब से घर पर खाली बैठी रहने लगीं तब से उनकी बहू की बदतमीजियाँ बढ़ने लगीं। यूँ तो वह
पहले भी अपनी सास को 4 बातें सुना दिया करती थी, लेकिन अब तो यह उसका रोज रोज का ड्रामा हो गया। सुबह उठते ही अपनी सास को बातें सुनाना शुरू कर देती और रात होने तक उसका यही तमाशा चलता रहता। हर समय चिक चिक करती रहती और अपनी सास को उल्टी सीधी बातें सुनाती। हद तो तब हो गई जब आज उसने जरा सा अपना सामान टूटने पर अपनी सास दामिनी जी को गालियां सुना दी। कमला जी को सही से दिखाई तो देता ही नहीं था। वह जब कमरे से बाहर निकल रही थी तो टेबल पर एक ट्रे में उनकी बहू ने कांच के बर्तन रखे हुए थे। जैसे ही वे निकल रही थी कि उनका पैर लगने से वह ट्रे नीचे गिर गई और कांच के सारे बर्तन चूर चूर हो गए। इसके बाद तो बस उनकी बहू ने पूरा घर सिर पर उठा लिया और अपनी सास को उल्टी सीधी बातें सुनाने लगी, गंदी गंदी गालियाँ देने लगी। बेचारी जब तक उनसे बर्दाश्त हुआ तब तक चुप रहीं। जब उनकी बहू ने गालियाँ देना शुरू कर दिया तो अब दामिनी जी से बर्दाश्त नहीं हुआ और उन्होंने अपनी बहू से कहा कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की। मैं कुछ कहती नहीं, इसका मतलब यह नहीं है कि तुम कुछ भी बकोगी। बहू हो, बहू की तरह रहो। मैं तुम्हारी माँ समान हूँ। तुम्हें इतनी भी तमीज़ नहीं है क्या? यह सिखाया है क्या तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें? बस दामिनी जी का इतना कहना था कि उनकी बहू तो उन पर चढ़ पड़ी और अब तक बेटा भी ऑफिस से आने ही वाला था। बहू ने अब कुछ सोचा न समझा और अपनी सास को थप्पड़ जड़ दिया और बोली, तेरी यह हिम्मत कि तू मुझसे जुबान लड़ाए? बुढ़िया, एक तो कुछ करती है न धरती है, इतना नुकसान कर दिया मेरा, ऊपर से माफ़ी मांगने के बजाय मुझे आंखें दिखाती है। आज देख मैं तुझे कैसा सबक सिखाती हूँ। इतना कहकर उसने अपनी सास दामिनी जी को पीटना शुरू कर दिया और उन्हें पीट पीट कर बेहोश कर दिया। जब उनका बेटा ऑफिस से आया तो उसने अपनी माँ की ऐसी हालत देखी और वह अपनी पत्नी से बोला, यह क्या किया तूने? माना कि हम इस बुढ़िया को अपने रास्ते से हटाना चाहते थे, लेकिन इतनी भी क्या जल्दी थी? थोड़ा सब्र कर लेती। हमें इस बुढ़िया को मारना तो था, लेकिन इस तरह नहीं। अब अगर लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तभी उसकी पत्नी ने झट से घर का दरवाज़ा बंद कर लिया और बोली, चुपचाप अंदर आकर बैठ जाओ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। कौन सा कोई हमें बाहर से अंदर देखने आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं? चलो, अगर इसकी यह लाश किसी को मिल गई तो हमारी जान का जंजाल हो जाएगा। दरअसल हेमा ने दामिनी जी को इतना पीटा था कि कुछ समय के लिए लगभग उनकी सांसें रुक गई थी और वे जब बेहोशी की हालत में थी तब हेमा और आकाश ने देखा कि उन्हें ऐसा लगा कि दामिनी जी मर चुकी हैं, क्योंकि उस वक्त उनकी धड़कन लगभग ना के बराबर चल रही थी और इसी वजह से उन दोनों ने दामिनी जी को मरा हुआ समझ लिया और वे उन्हें वहीं बगीचे में दफनाने के बारे में सोच रहे थे, ताकि इस बारे में किसी को कुछ पता भी ना चले और वह अपनी माँ को अपने रास्ते से भी हटा दे और अपनी मर्जी की ज़िंदगी जी सके। उन्हें अपनी माँ का बोझ उठाना ना पड़े। बस यह सब सोचकर ही वे अपनी माँ को दफनाने जा रहे थे कि तभी वहाँ पर श्वेता पहुँच गई। तब पुलिस वालों ने दामिनी जी से पूछा कि आपने श्वेता जी को कॉल किया था क्या? क्या आपको इस बारे में पहले से अंदाज़ा था कि आपके बेटे और आपकी बहू आपको जान से मार सकते हैं? तब दामिनी जी ने बताया कि कांच का बर्तन टूटने से पहले ही अपनी बहू से कोई सामान मांग रही थी। तब भी उनकी बहू उनके कमरे में झुंझलाती हुई आई
और उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बहू ने कांच की बोतल लेकर उनके सिर पर मारना चाहा हो। जैसे ही वह एक तरफ हुई और अपनी बहू को आवाज़ दी तो वह बोली, हाँ माँ जी, बस बर्तन ले जाने के लिए आई हूँ, और चली गई। लेकिन दामिनी जी को जो लगा था वह बिल्कुल सच था। उनके बेटे बहू तो उन्हें कब से मारना चाहते थे, और जब उनकी बहू कमरे से बाहर चली गई तभी उन्होंने अपनी बेटी श्वेता को कॉल किया था और उसे मिलने के लिए बुलाया था। यह तो शुक्र है भगवान का कि समय से श्वेता अपनी माँ के पास पहुँच गई, वरना अगली सुबह शायद वह अपनी माँ का चेहरा भी न देख पाती। जब पुलिस वालों ने आकाश और हेमा की घिनौनी करतूत के बारे में जाना तो उन लोगों को भी बहुत गुस्सा आया। आखिरकार वे भी किसी के बेटे और किसी की बेटी थी। अब पुलिस वालों ने उनके बयान दर्ज किए और पुलिस स्टेशन पहुँचे। उन्होंने आकाश और हेमा से भी सच जानना चाहा, लेकिन वह दोनों इस बात को मानने को तैयार नहीं थे। तो पुलिस वालों ने हेमा और आकाश की खूब अच्छे से धुलाई की और उन्हें खूब पीटा। तब तक पीटते रहे जब तक उनकी भी बेहोशी की हालत ना हुई, जबकि वे दोनों डंडे खाने के बाद ही सच बताने को तैयार हो गए थे। अब जब उनकी इतनी बुरी हालत हो गई तो पुलिस वालों ने उनके कबूलनामे पर दस्तखत करवा लिए और उन्हें उनके किए की सज़ा दी। आज श्वेता अपनी माँ और अपने भतीजे भतीजी को अपने पास साथ लेकर अपने परिवार में सुखपूर्वक रह रही है, और वहीं उसका भाई और उसकी भाभी अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं और जेल में चक्की पीस रहे हैं। श्वेता अपने भैया भाभी को सज़ा दिलवाकर बहुत खुश हैं। अब वह अपनी माँ की सेवा बहुत अच्छे से करती हैं। श्वेता के बच्चे भी अपनी नानी के पीछे पीछे भागते दौड़ते रहते। तो दोस्तों, श्वेता ने अपनी माँ को बचाने के लिए जो किया उसके बारे में आपका क्या कहना है, और यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर लिखना। मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।